अध्याय 2 में हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं या अशुद्ध हैं ये बातें हम पढ़ रहे थे। हमने जब पढ़ा कि जो एक ही प्रकार के कणों से बने होते हैं वो पदार्थ सारे शुद्ध होते हैं। विज्ञान की भाषा में उन्हीं पदार्थों को हम शुद्ध कहते हैं। इस दृष्टि से अगर देखें तो दूध है वो शुद्ध नहीं है, क्योंकि उसमें कई प्रकार के अणु मिले होते हैं। अब हम पढ़ रहे थे पदार्थों की शुद्धिकरण की विधियां, उसके लिए कुछ उदाहरण लेके चल रहे थे, उनके शुद्धिकरण की विधियां पढ़ रहे थे। अब है नंबर 7 पर 7वीं विधि देते हैं वायु से अलग अलग प्रकार की गैसें प्राप्त करना। वायुमंडल में जो गैसें होती है उनको हम अलग अलग तरीके से प्राप्त भी कर सकते हैं प्रयोगशालाओं में, और उनका उपयोग भी कर सकते हैं। जैसे हम जानते हैं कि वायु एक समांगी मिश्रण है जिसमें सभी गैसें होती है वो एक सार रूप से आपस में मिली होती है, समांगी मिश्रण। अच्छा, इसको प्रभाजी आसवन ये विधि का नाम है, प्रभाजी आसवन विधि। इस विधि से हम जो गैसें होती हैं उनका पृथक्करण कर सकते हैं, उनको शुद्ध रूप में अलग अलग प्राप्त कर सकते हैं। तो विधि देखते हैं। एक विशेष प्रकार का यंत्र होता है, इसके लिए एक विशेष प्रकार का उपकरण होता है, उसके द्वारा वायुमंडल की वायु को दाब बढ़ाकर संपीड़ित किया जाता है। यानी इस उपकरण में वायु को खींचा जाता है, फिर उसके ऊपर दाब डाला जाता है और दाब डालकर इसको वायु को संपीड़ित किया जाता है। फिर इस संपीड़ित वायु, संपीड़ित यानी दबी हुई, इसके कण पास पास आ जाते हैं। दबी हुई वायु को ठंडा किया जाता है और इसमें ठंडा करने का एक सिस्टम लगा होता है, उसके माध्यम से इसको ठंडा करते हैं, जिससे वायु द्रवावस्था में आ जाती है। अर्थात वायुमंडल की वायु इसमें यहाँ पर द्रवावस्था में हमें प्राप्त हो जाती है। फिर इस द्रवीय वायु को प्रभाजी आसवन कोलम, ये है जहां पर इसको अलग अलग करेंगे हम, प्रभाजी आसवन कोलम में इस द्रवित वायु को ले जाया जाता है और फिर इसको दोबारा से धीरे धीरे गर्म करते हैं। और गर्म करने पर प्रभाजी स्तंभ में अलग अलग ऊंचाइयों पर और अलग अलग तापमान पर ये जो गैसें होती हैं उनका पृथक्करण हो जाता है। नाइट्रोजन अलग हो जाती है, ऑक्सीजन अलग हो जाती है, ऑर्गन गैस अलग हो जाती है, इस प्रकार से। तो हम देखते हैं कि -183 डिग्री सेल्सियस पर ऑक्सीजन अलग हो जाती है, -186 डिग्री सेल्सियस पर ऑर्गन अलग हो जाती है, -196 डिग्री सेल्सियस पर नाइट्रोजन ये प्राप्त हो जाती है, ये इस तरह से ये अलग हो जाती है। तो इस प्रकार से हम इनको अलग अलग कर देते हैं। इसी प्रकार अगर हम बात करें 8वीं विधि की, किसी अशुद्ध नमूने से शुद्ध कॉपर सल्फेट प्राप्त करना। अब कॉपर सल्फेट की बात करेंगे, अशुद्ध रूप में वो कॉपर सल्फेट हमारे पास है, उसको शुद्ध रूप में प्राप्त करना चाहते हैं तो कौन सी विधि काम में लें? इसके लिए यानी ठोस पदार्थों को, ये ठोस पदार्थ है एक प्रकार का कॉपर सल्फेट, तो ठोस पदार्थों का शुद्धिकरण क्रिस्टलीकरण विधि से किया जाता है। और क्रिस्टलीकरण विधि में क्या करते हैं, पदार्थ का घोल बनाते हैं, विलयन बनाते हैं, फिर इस विलयन को छान लेते हैं, छान के विलयन को गर्म करते हैं, कुछ जल वाष्पित हो जाता है, कुछ जल शेष रह जाता है। इस तरह से हमें एक संतृप्त विलयन प्राप्त हो जाता है। अब इस संतृप्त विलयन को कमरे के ताप पर रख देते हैं, फिर धीरे धीरे क्रिस्टल प्राप्त हो जाते हैं। तो एक चीनी मिट्टी की प्याली में 5 ग्राम अशुद्ध कॉपर सल्फेट लेकर इसको जल में घोल लेते हैं, फिर इस विलयन को छान लेते हैं ताकि अघुलनशील अशुद्धियों को दूर किया जा सके। इस मिश्रण को अब धीरे धीरे गर्म करते हैं, कुछ जल का वाष्पीकरण हो जाता है और अब जो विलयन हमारे पास बचता है कॉपर सल्फेट का विलयन, वह संतृप्त विलयन कहलाता है। एक प्रकार का गाढ़ा घोल तैयार हो जाता है। फिर इसको कमरे के ताप पर ठंडा करने के लिए रख देते हैं। धीरे धीरे विलयन ठंडा होता रहता है और उसमें क्रिस्टल बनने शुरू हो जाते हैं और इस प्रकार से प्याली में लास्ट में शुद्ध कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल प्राप्त हो जाते हैं। इसी प्रकार अगर हम बात करें नमक की,
आप हम नमक का उपयोग करते हैं घरों में, और वो नमक हमें, अब लास्ट लेते हैं शुद्ध नमक प्राप्त करना NaCl, जिसका उपयोग हम घरों में करते हैं। सोडियम क्लोराइड, ये समुद्र से प्राप्त होता है, ये खारे पानी की झीलों से प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त करेंगे? समुद्र से नमक प्राप्त करने के लिए दो विधियों को काम में लाया जाता है। समुद्री जल तो पहले वाष्पीकरण द्वारा इसको वाष्पीकृत कर लेते जल को, फिर प्राप्त नमक का संतृप्त विलयन बनाते हैं, और ये संतृप्त विलयन जो प्राप्त होता है उसको छान लेते हैं, और छान करके इसको गर्म करके क्रिस्टलीकरण किया जाता है, और फिर शुद्ध उससे नमक प्राप्त हो जाता है, शुद्ध नमक प्राप्त हो जाता है। अब अगला बिंदु लेते हैं भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, आप हम जानते हैं कि भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं, रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, पिछली कक्षा में पढ़ा भी है, एक बार इसको फिर ले लेते हैं। भौतिक परिवर्तन इस परिवर्तन में पदार्थ के केवल भौतिक गुण जैसे ताप, रंग, कठोरता आदि बदलते हैं। दूसरा, इस परिवर्तन में कोई रासायनिक संयोग नहीं होता, संयोग नहीं होता है, कोई रासायनिक संयोग नहीं होता है, तथा कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। इस परिवर्तन में पदार्थ का संगठन वह प्रकृति नहीं बदलती है। अच्छा, दूसरा लेते हैं। अच्छा, उसका उदाहरण एक और लेते हैं। उदाहरण, बर्फ का पिघलना, बर्फ का पिघलकर पानी बनना। बर्फ, हम जानते हैं जल 3 अवस्था में पाया जाता है, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैस अवस्था। चाहे जल कोई सी भी अवस्था में हो, जल का जो रासायनिक संगठन है वो नहीं बदलता है, यानी ठोस, द्रव, गैस तीनों भी जो जल होता है वो उसका अणुसूत्र H2O ही रहता है। इस प्रकार से दूसरा लेते हैं रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन, और इसमें, इस परिवर्तन में पदार्थ
के रासायनिक गुण बदल जाते हैं। रासायनिक गुण बदल जाते हैं। पदार्थ रासायनिक संयोग करते हैं। जिससे नया पदार्थ बनता है। पदार्थ का संगठन व प्रकृति बदल जाती है। उदाहरण जैसे दूध से दही जमना। दूध से दही का जमना, कोयले का जल के राख होना, इस तरह से ये रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। लास्ट इस पार्ट का टॉपिक लेते हैं शुद्ध पदार्थों के प्रकार। यानी शुद्ध पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। वो अशुद्ध पदार्थ को तो मिश्रण कह दिया हमने। शुद्ध पदार्थ के रासायनिक संगठन के आधार पर शुद्ध पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। एक तो तत्व कहलाते हैं और दूसरा यौगिक कहलाते हैं। पहले तत्व को लेते हैं। तत्व नाम किसने दिया? तत्व रॉबर्ट बायल ने सर्वप्रथम 1661 में तत्व शब्द का प्रयोग किया। इन तत्व का नाम रॉबर्ट बायल ने दिया। और फिर वैज्ञानिक एंटोनी लॉरेंट लवाइजे ने तत्व को परिभाषित करके बताया। क्या परिभाषा दी? एंटोनी लॉरेंट ने क्या परिभाषा दी तत्व की? कि तत्व पदार्थ का वह मूलभूत रूप है जिसे रासायनिक प्रक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। यानी तत्व को अगर हम और आगे तोड़ करके कोई नए पदार्थ बनाने चाहें तो हम नहीं बना सकते। जबकि यौगिक आदि होते हैं उनको रासायनिक क्रिया द्वारा सरल अणु में तोड़ करके नए पदार्थ बनाए जा सकते हैं। लेकिन तत्व के लिए ऐसा संभव नहीं है। इससे नए पदार्थ नहीं बनाए जा सकते। अतः जो तत्व है वो पदार्थ का सबसे सरलतम रूप है। दूसरा है, अच्छा, तत्वों को हमने 3 श्रेणियों में बांटा है। यानी तत्व 3 प्रकार के हो सकते हैं। अभी तक वैज्ञानिकों ने 118 तत्वों की खोज की है जो हम आवर सारणी में पढ़ेंगे। तो 118 तत्वों में कुछ तत्व धातु होते हैं, कुछ अधातु होते हैं, कुछ उपधातु होते हैं। हमने 8th क्लास में पढ़ा है कि धातु क्या होती हैं, जिनमें एक चमक होती है, जिनको रगड़ने पर और चमकीली हो जाती हैं। ये विद्युत की सुचालक होती हैं। इनके तार बनाए जा सकते हैं। इनको पीट करके इनको आघात और ध्वनिकता के आधार पर इनके चदरें बनाई जा सकती हैं। जैसे सोना, चांदी, तांबा, ये धातु हैं। अधातु इन तत्वों में चमक नहीं होती, इसको उल्टा कर देंगे। इसके गुण अलग होते हैं। इनमें चमक नहीं होती, ये ध्वनि उत्पन्न नहीं करती चोट मारने पर। इनके तार नहीं बनाए जा सकते। ये विद्युत की कुचालक होती हैं, उष्मा की कुचालक होती हैं। और जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ये अधातु हैं। ये ठोस भी होती हैं, द्रव भी होती हैं, गैसीय और तरल भी होती हैं। उपधातु, इनमें दोनों ही प्रकार के गुण पाए जाते हैं। धातु के गुण भी पाए जाते हैं और अधातु के गुण भी पाए जाते हैं। जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये उपधातु हैं। इनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से तत्व 3 प्रकार के होते हैं। और दूसरा शुद्ध पदार्थ है यौगिक। यौगिक की परिभाषा देखते हैं। 2 या 2 से अधिक तत्वों के एक नियत 2 या 2 से अधिक प्रकार की, यानी लिखेंगे प्रकार की
तत्वों के एक नियत अनुपात में रासायनिक संयोग से बने पदार्थ को यौगिक कहते हैं। जैसे ये परिभाषा को कैसे समझे, जैसे जल ले लिया, जल एक यौगिक है, तो जल का सूत्र देखें H2O, वो थोड़ा सा बढ़ा देते हैं H2O। इसमें हम देखें तो 2 परमाणु हाइड्रोजन है और 1 परमाणु ऑक्सीजन है। तो इस तरह जब भी हम जल को प्राप्त करेंगे किसी भी विधि से, तो उसमें 2 भाग हाइड्रोजन होगी और 1 भाग ऑक्सीजन होगी। ये निश्चित अनुपात हो गया, यानी 2:1। तो निश्चित अनुपात में ये गैसें आपस में क्रिया करेंगी तो जल ही बनेगा। इसी तरह से अगर नमक को लें तो नमक भी एक यौगिक है, NaCl, Na और Cl 2 तत्व है इसमें, Na यानी सोडियम और Cl यानी क्लोरीन। तो इसमें दोनों के एक परमाणु हैं, अतः निश्चित अनुपात में इसको रासायनिक संयोग करवा करके हम यौगिक प्राप्त कर सकते हैं।